जय हिंद। जब अंग्रेज नहीं थे भारत में तब जो न्याय होता था वो दरबार में होता था। जो राजा होते थे वहाँ पे दरबार लगता था और उसमें न्याय होता था। लेकिन जब से अंग्रेज आए थे तब क्या हुआ कि अंग्रेज की जो न्याय व्यवस्था थी वो अलग था और राजा की जो न्याय व्यवस्था थी वो अलग हो गई थी। मतलब दोनों जो है अलग अलग तरीके से न्याय कर रहे थे। तो अंग्रेज को लगा क्यों ना कि इस सारे न्याय व्यवस्था को एक कर लिया जाए और इस पर भी हम अपने अधिकार कर लेते हैं, ताकि जो भी न्याय करेंगे हम ब्रिटिश के पक्ष में करेंगे। इस सोच से उन्होंने प्रयास करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उससे। लेकिन 1857 ईस्वी में जो है जब क्रांति हुई थी भारत में, तो वो जो है सबसे बड़ी क्रांति थी और ये क्रांति जो है पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था। इस क्रांति के कारण जो है ब्रिटिश को जो भी आदमी थे उन्होंने ये सोचने लगा था कि अब जो है सारी न्याय व्यवस्था को एक करना होगा और उसमें जो है ब्रिटिश के पक्ष में निर्णय लेना होगा। इसलिए जो है 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो हुआ था वो पास हो गया था और ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके अकॉर्डिंग जो है 1861 ईस्वी में जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इंडिया में 3 जगहों पे की गई थी। उसमें पहला था बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। इन 3 जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें जो न्याय किया जाएगा इन कोर्टों में जो है केवल ब्रिटिश लोग ही थे। तो उस टाइम जो इन ब्रिटिश सांसद में जो उक्त विधायक थे वो थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने ये कह दिया था पूरे देश में, यानी कि पूरे इंडिया में जो है एक ही तरह का न्यायालय होगा और इसमें जो ब्रिटिशर्स होंगे, जो ब्रिटिश जो उसमें न्याय करेंगे वही सबको मानना होगा। ये उस टाइम चार्ल्स वुड ने ये कह दिया था। फिर क्या हुआ, 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है इसका नाम बदलकर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया और फाइनली जो 1950 ईस्वी में इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। जब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया तो जो उस टाइम संविधान बन के तैयार हो चुका था, संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है रखा गया 124 आर्टिकल 124 124 आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले सीजेआई थे वो बने थे एच.जे. कानिया और ये बने थे 1958 ईस्वी में बने थे एच.जे. कानिया। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है वो है एन.वी. रमाना है, जो हाल ही में बने हैं, अप्रैल 2021 में बने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या फिर सीजेआई होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उनको जो शपथ होते हैं वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। जब सीजेआई या फिर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को अगर उन्हें रिजाइन करना होता है तो उस टाइम जो वो त्यागपत्र यानी कि रिजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के में जो जजेस होते हैं, अभी जो जजेस हैं वो वैरी करते रहते हैं, लेकिन अभी जो जज है वो 33 नंबर ऑफ जज है, जिसमें से एक सीजेआई है। मतलब टोटल जो है 34 जजेस हैं, जिसमें एक सीजेआई है और सीजेआई अभी कौन है, एन.वी. रमाना अभी सीजेआई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए सबसे पहले बात तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज के रूप में और वो हाई कोर्ट से मिलती है। दूसरा कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर के रूप में और वो भी हाई कोर्ट से ही होनी चाहिए। ओके, और अगर सीजेआई बनना होगा तो सीजेआई के लिए जो है वो कुछ ऐसा फैसला किया हो जो पूरे इंडिया के लेवल पे अच्छा साबित हुआ हो। तो उस फैसले के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं वो बाद में जाकर जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हाई कोर्ट की ये जो पर्सन है, जो ये जज है, ये सुप्रीम कोर्ट के काबिल है, इसलिए कृपया करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में स्थान दिया जाए। ये रिक्वेस्ट करने के बाद जो है जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले लिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी जो किसी कारणवश जो सीजेआई नहीं है तो उस केस में जो जितने भी जजेस हैं उन जजेस में से किसी एक को जो है सीजेआई के रूप में लिया जाता है और वो प्रेसिडेंट करते हैं। जब वो सीजेआई आ जाते हैं तो फिर इन्हें जो है सीजेआई से हटा दिया जाता है और जज के रूप में जो है फिर से नियुक्त हो जाता है। तो ये ऐसा किया जाता है, बस थोड़ी देर के लिए किया जाता है न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है कि संविधान को सुरक्षा प्रोवाइड करना। जितने भी संविधान में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको रेगुलेट करवाना और सब पे वैलिड करवाना। और जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही जो है जीवन भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो एक सही फैसले जो है किसी को जीवन दे सकती है, गलत फैसले जो किसी को मृत्यु तक पहुँचा भी सकती है। और जितने भी अगर गलत हो रहे हैं तो फिर उनका जो न्याय देना भी सुप्रीम कोर्ट का पहला कर्तव्य है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको यमराज भी कहा जाता है, पहला यमराज भी कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर कार्य की बात करें तो इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के साथ जो वायोलेंस हो रहा है उनको रोकना और फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना।
और जो भी यूपीएससी मेंबर्स हैं उनके साथ बिना किसी एडवाइस के ये जो है इंक्वायरी कर सकती है। अब इसके हम जुडिशंस कार्य की बात करते हैं। इनके जुडिशंस कार्य जो होते हैं, पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के तहत जो है जो भी केसेस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट पे, या फिर इम्पीचमेंट हो गया सीजीआई पे, या फिर फंडामेंटल राइट्स के जो कारण जो है 2 स्टेट लड़ रहे हैं, तो ये सब जो केसेस है ये डायरेक्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट ही जाती है, तो इसलिए ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के तहत सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ये सब केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व की जाएगी। दूसरा होता है अपीलिंग ज्यूरिडिक्शंस। अपीलिंग ज्यूरिडिक्शंस के तहत जो होता है, जब कोई पर्सन जो है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गया तो वो अप्लाई किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी वो हार गया तो फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके फैसला का जो है निवारण किया जाएगा। तो ये जो केसेस है इस टाइप के केसेस वो अपीलिंग ज्यूरिडिक्शंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तीसरा होता है रिव्यूइंग ज्यूरिडिक्शंस। रिव्यूइंग ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो रिव्यू करने का काम होता है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के जितने भी फैसले लिए हैं उनको रिव्यू कर सकती है, उनको देख सकती है कि कहाँ पे फैसले गलत है, कहाँ पे सही है। और जहाँ पे फैसले पे उन्हें डाउट होता है तो उस केस में जो है उन पर्टिकुलर जज से वो पूछ भी सकते हैं, और उस केस में जो वो जज रोक नहीं सकते कि वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। वो ये उनका कर्तव्य है कि उन्हें जो है सब कुछ बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उससे पूछती है तो। तीसरा होता है हमारा चौथा होता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत जो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे केसेस आ गए हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, जो केस पहले हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में कुछ समस्या के कारण हुआ था, तो फिर वो केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। इस टाइप के केसेस को समझने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है जो फाइल चेक कर सकती है, जो हाई कोर्ट की जो फाइल है वो भी चेक कर सकती है, फैसले को चेक कर सकती है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत चेक कर सकती है। पांचवा होता है वो होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस जो होता है वो एडवाइस देने का काम करती है। जैसे कि प्रेसिडेंट, कभी कभी क्या होता है कि देश में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है वॉर के टाइम में, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट को समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई जो होते हैं उनसे या फिर जज जो होते हैं उनसे एडवाइस भी ले सकती है कि क्या करें क्या ना करें। तो उस केस में जो है जो सीजीआई होते हैं वो एडवाइस भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। और इतना ही नहीं कि जो सीजीआई है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो जो है हाई कोर्ट को भी एडवाइस देते हैं कि इस तरीके से किसी भी केस को सॉल्व करना चाहिए अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है। और उस केस में हाई कोर्ट कभी ये नहीं कह सकता कि आप कौन होते हैं ये एडवाइस देने वाले। ओके, तो ये उनका कर्तव्य है कि उनके जो भी अगर आदेश देते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको मानना ही होगा हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में लोअर लेवल के हैं। उसके बाद आता है हमारा वो होता है रिट ज्यूरिडिक्शंस। रिट ज्यूरिडिक्शन जो होता है ये फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल डिसीजन लेती है, इसके बाद कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, इसके बाद डायरेक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो रिट ज्यूरिडिक्शंस है ये फाइनल ज्यूरिडिक्शंस है जो कि कोर्ट लेती है। इसमें कई तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं वो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पुलिस वाला आपके घर जाता है, आपको अरेस्ट कर लेता है, आपको गिरफ्तार कर लेता है, वो अपने पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस स्टेशन में ले गया, जिस वजह से उन्होंने गिरफ्तार किया वो वजह आपको बता दिया और वो पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन ले गया और आपको जो है 24 आवर्स के अंदर जो है कोर्ट में नहीं पेश किया और आपको जेल में रखकर आपको खूब पिटाई की, खूब धुलाई की, और आप तो ये सब रूल जानते नहीं हैं तो आप चुपचाप रहोगे, आप पिटाई खा जाओगे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चलती नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन पुलिस वाले के तहत जो है उनके विरोध में जो है उनके अगेंस्ट जो है हैबियस कॉर्पस जारी करेगी। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि 24 आवर्स के अंदर अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो पुलिस वाला का पहला ये कर्तव्य होता है कि 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को जिसको गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना होगा। जिस अपराध के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस अपराध को प्रूफ करना होगा। अगर वो अपराध प्रूफ हो जाता है तो फिर उस आदमी को जो है सज़ा सुनाई जाएगी जो कि जज सुनाएगी। अगर वो अपराध प्रूफ नहीं होता है तो फिर जो है आगे वो समस्या बढ़ सकती है। ओके, तो इस केस में ये याद रखिएगा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो 24 आवर्स के अंदर जो किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो उन्हें जो कोर्ट में पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उनके विरुद्ध जो है हैबियस कॉर्पस जारी करेगी और उनके विरुद्ध जो है एक्शन लिया जाएगा।
दूसरा होता है मैन मास। मैन मास जो होता है कि इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो भी कोई भी अधिकारी, जैसे कि आप और एक आपके पड़ोसी है, तो आपके पड़ोसी जो आपसे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और उन्हें ज़्यादा पहचान है, आपके पास कोई पहचान नहीं है। क्या हुआ कि आपने ज़मीन को पूरा मैप कराया, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन आपकी कुछ ज़्यादा ले लिया। जो आपकी पड़ोसी है वो आपसे ज़मीन छीन लिया ज़्यादा, और आपको पता चल गया। अब अपनी जो है आप उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो उसकी इतना पावरफुल भी नहीं है। तो आपने क्या किया कि ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखा दिया। पुलिस स्टेशन में लिखा गया तो ये बात गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो ये बात चली गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ, तो जजेस ने ये फैसला सुनाया, आपके पड़ोसी को ये कहा कि भाई आपको जो है ज़मीन जो है इन्हें देना होगा। और ये कहा था नगर निगम से। नगर निगम से जो हाई कोर्ट कहा था कि जो उनके पड़ोसी हैं उनसे जो है ज़मीन छीन कर इन्हें वापस ज़मीन देने का अधिकार आप पे है, और ये आप करेंगे। नगर निगम को जज कह दिए। अब नगर निगम को जज तो कह दिए, लेकिन जो आपके पड़ोसी है वो तो ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। उन्होंने क्या किया, पैसों से नगर निगम का मुंह बंद कर दिया। अब नगर निगम चुप हो गए पैसों से। अब नगर निगम जाके आपके पड़ोसी को कुछ नहीं बोला, आपकी पड़ोसी जो है ज़मीन खाली नहीं किया। तो फिर आपने क्या किया, ये अप्लाई कर दिया, जाके सुप्रीम कोर्ट में आपने ये अपील कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत फाइल चेक करेगी हाई कोर्ट का। उसने जब वो फाइल चेक करेगी तो उन्हें पता चलेगा कि जो गलत है वो आपके पड़ोसी है। और जो हाई कोर्ट के जजेस जो है उन्होंने फैसला दिया था नगर निगम को कि जगह खाली करवाने के लिए, लेकिन आपके पड़ोसी ज़मीन खाली नहीं किया। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आपके पड़ोसी से पूछेंगे कि भाई आपने ज़मीन क्यों नहीं खाली किया। तो फिर आपको उस केस में जो आपकी पड़ोसी है वो बोलेंगे कि जो नगर निगम है उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं ज़मीन खाली करने को। इस केस में जो अपराधी होगा वो नगर निगम होगा। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो जारी करेगी मैंडमास। मैंडमास के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस नगर निगम से ये कहना चाहती है कि आपको जो है अपने ड्यूटी को पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। तो ये मैंडमास जो होता है, ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है उन्हें अपना ड्यूटी का पालन करना ही होगा। अगर वो नहीं करते तो उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट मैंडमास जारी करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम की है। ओके। थर्ड होता है वो होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कहने का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोहिबिट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे कि हाई कोर्ट कभी कभी ऐसे केसेस भी ले लेते हैं जो केसेस मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक होते हैं। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोहिबिट करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप अपने प्रोहिबिशन में रहे, आप अपने दायरे में रहे, आप अपने लिमिट से बाहर ना जाएं। ये हाई कोर्ट के लिए होती है। उसके बाद होता है सैरिटरी। सैरिटरी एक रिक्वेस्ट होता है जो कि हाई कोर्ट के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट से ये कहते हैं कि जो अगर आपके पास ज़्यादा केसेस है तो आप मेरे में मतलब मुझे दे सकते हैं और हम जो है इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये काम भी होता है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी केसेस है बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो वो सॉल्व करना भी जिम्मेवार जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। लेकिन इंडिया में केसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है एक्चुअल में। ओके। उसके बाद आता है हमारा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो रिट होती है ये जारी तब किया जाता है जब कोई पर्सन जो है रिश्वत लेके काम कर रहा होता है। मतलब देखिए, ये भी ध्यान सुनिए, ये भी आपके काम की है। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे उसका नाम मोहन है। मोहन क्या किया कि उसके पापा जो है उसके पापा एक डीएम है। ओके। उसके पापा डीएम है। वो बहुत पढ़ाई की, उसे जॉब नहीं लगा। अब उसके पापा तो डीएम है। उन्होंने क्या किया, पैसे फेंक दिए, क्या रिश्वत दे दिया और एक सीट खरीद लिया और वहाँ पे अपने बेटे को जो है जॉब दिला दिया। बाद में दूसरा डीएम आया, जब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, पिछले डीएम ने ऐसे किए थे, उन्हें क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल दर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस आदमी के तहत जो मोहन है उसके विरुद्ध ये जो है क्यू वारंटो जारी करेगी। क्यू वारंटो के अकॉर्डिंग जो है कि आप इस पोस्ट के लायक नहीं हैं, कृपया इस पोस्ट को खाली कर दें अभी। अगर वो खाली नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है एक्शन लिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है। तो ये जो हमने आपको 5 चीज़ बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में आप किसी से भी डर भी नहीं सकते, कोई भी अधिकारी से आप डर भी नहीं सकते और उनको एक सबक सिखा भी सकते हैं। तो ये आप
कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन 5 रीट आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही काम की है। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद जो है सीजीआई जो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का और भी काम होता है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है देश में, अगर देश में जो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है, फर्स्ट केस में अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फॉर्म में एक्ट करती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो उस केस में जो हमारे सीजीआई होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की तरह वो काम करते हैं जो सीजीआई होते हैं वो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। सच मैं आपसे ये